वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और करेंट अफेयर्स के इस लेक्चर में जो जनवरी का सेकेंड लेक्चर होगा, इसी के माध्यम से पूरे जनवरी एवं दिसंबर तक 2020 का करेंट अफेयर्स आपको मुहैया कराएंगे। इसके बाद 20 एवं 2021 का भी सभी करेंट अफेयर्स आपको सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य होगा। इसके माध्यम से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म है, केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने हाल ही में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले को लॉन्च किया है। तो रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा जी हैं, जो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के द्वारा उसका ब्रांड एम्बेसडर अपना यूरिया सोना उगले को लॉन्च किया है। तो अपना यूरिया सोना उगले किसका ब्रांड एम्बेसडर है? तो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं एवं रसायन मंत्री हैं जो सदानंद गौड़ा जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2020 को भारत के K4 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का रेंज 3500 किलोमीटर है। तो जनवरी 2020 में भारत में निर्मित K4 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण यानी लॉन्च कर दिया गया है। इसका रेंज है 3500 किलोमीटर, यानी इसका मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इस मिसाइल का उपयोग अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी में किया जाएगा। ये जितना ही पनडुब्बी है उसमें अरिहंत श्रेणी का पनडुब्बी है उसमें किया जाएगा A4 परमाणु मिसाइल का प्रयोग। अरिहंत स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम पनडुब्बी है। यह एक प्रथम भारत की स्वदेशी निर्मित भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, जिस पे ही K4 परमाणु मिसाइल का उपयोग किया जाएगा। प्रमुख बिंदु K4 मिसाइल को आंध्र प्रदेश में जलमग्न पोंटून से दागा गया है, यानी यह पोंटून से आंध्र प्रदेश के पोंटून नामक जगह से K4 का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह अरिहंत श्रेणी का पनडुब्बी इस मिसाइल का उपयोग करेगी एवं यह आंध्र प्रदेश से एवं ये देखिए भारत में सर्वप्रथम निर्मित जो परमाणु पनडुब्बी है वो है अरिहंत। हाल ही में भारत ने 3500 किलोमीटर के मारक क्षमता वाली परमाणु मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया है। तो ऊपर वाला टर्म को यहाँ दर्शाया गया है कि 3500 किलोमीटर का मारक क्षमता वाले परमाणु मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं के संवेदनशील क्षेत्रों को नॉन कट स्टील फेंस यानी बाड़ लगा दिया जाएगा। मतलब वहाँ से स्टील के माध्यम से वहाँ घेरा जाएगा ताकि आतंकवादी, टेररिस्ट जैसे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी व्यक्ति एक दूसरे के सीमा में घुस जाते हैं और वहाँ की हवा को ख़राब कर देते हैं, इसीलिए वो बाड़ लगाने का काम करेगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर अफगान आतंकी पाए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। तो क्रियान्वयन किया गया है जो भारत पाकिस्तान सीमा पर अफगान सैनिक, जो अफगान आतंकी हैं, अफगान आतंकी घुस जाएं, इसलिए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बाड़ लगाने का काम किया जाएगा। 10 जनवरी 2020 को ऊर्जा दस्ता ब्यूरो यानी BEE ने अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया है। तो अलायंस एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर ये राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है 2019 वो जारी किया गया है। इस सूचकांक के आधारभूत ऊर्जा आवश्यकता जैसे कोयला, बिजली, गैस तथा तेल आदि को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। तो ये देखिएगा, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नई दिल्ली में हाल ही में NDRF का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए NDRF जवानों को सम्मानित किया जाएगा। तो NDRF जितने भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा हो, NDRF उसमें योद्धा बनकर उभरते हैं। इन्हें
रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया जाता है, उन्हीं का 15वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो नई दिल्ली में है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को यानी एनडीआरएफ जवानों को सम्मानित करने का भी योजना है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NHIDCL ने जम्मू कश्मीर में 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल परियोजना APCO अमरनाथ जी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। तो ये जो योजना है बनाने का, जो लंबी टनल बनेगा, जो अमरनाथ जी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसको सौंप दिया गया है। इस योजना की कुल लागत 2379 करोड़ रुपया आंका गया है। 2379 करोड़ के माध्यम से ये जम्मू कश्मीर में जो 650 किलोमीटर लंबी जेट मोड टनल परियोजना है उसको बनाया जाएगा। वो अमरनाथ जी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया है उसको बनाने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सानिया मिर्ज़ा ने यूक्रेन की नादिया किचेनोक के साथ मिलकर WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी में युगल वर्ष का खिताब अपने नाम किया है। तो सानिया मिर्ज़ा ने बहुत ही उत्कृष्ट काम करते हुए इसके साथ यूक्रेन के खिलाड़ी है, इनके साथ मिलकर WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी का युगल वर्ग में खिताब जीत लिया है, वो अपने नाम कर ली हैं। उन्होंने चीन के सुआई पेंग और सुआई झांग को हराकर ये फाइनल में इतना से उनको पराजित कर दिया है। 6-4 से पराजित कर दिया गया है। चीन को पराजित करने के बाद अपने नाम कर लिया है सानिया मिर्ज़ा और यूक्रेन के नादिया के साथ। तो नेक्स्ट है हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो सेना का उप प्रमुख के रूप में SK सैनी को नियुक्त किया गया है। अगर भारतीय सेना मनोज मुकुंद नरवणे को भारतीय सेना प्रमुख है एवं CDS का प्रथम पद जो बिपिन रावत को सौंपा गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का मतलब होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी के कार्यकारी परिषद व चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो नृपेंद्र मिश्रा है जो सरकारी दफ्तर में कार्यरत थे पहले, उन्हें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी का कार्यकारी परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनको चेयरपर्सन के रूप में नेहरू मेमोरियल का नियुक्त किया गया है। उनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। तो नेक्स्ट है हाल ही में चुनाव आयोग की विजिल और वोटर हेल्पलाइन ऐप को भारतीय कंप्यूटर सोसाइटी ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। तो कंप्यूटर सोसाइटी के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है जो चुनाव आयोग से संबंधित टर्म है विजिल एवं वोटर हेल्पलाइन को। ये विजिल एवं वोटर हेल्पलाइन ये चुनाव से आयोग से टर्म है, ये उसी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय शास्त्रीय गायिका सुनंदा पटनायक का निधन हो गया है। 54 वर्ष की आयु में कोलकाता में उनका निधन हो गया है। तो सुनंदा पटनायक का संबंध भारतीय शास्त्रीय गायिका से है जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है, यानी वो चल बसे हैं, जो उनकी उम्र 54 वर्ष थी। 2012 में उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मतलब कि ये अवार्ड भी गायिका सुनंदा पटनायक के नाम है जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 में जीती थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो रोजगार संगी के अगर नाम है किस सरकार ने लॉन्च किया है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन करके हुआ था। इनका राज्यपाल अनुसुईया जी हैं। तो नेक्स्ट है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश AM स्प्रे को सड़क सुरक्षा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे AM स्प्रे को सुरक्षा जो सड़क सुरक्षा समिति है उनका चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट है जनवरी 2020 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में मनाया गया है, यानी 19 जनवरी को। यह पल्स पोलियो कार्यक्रम 2020 का हिस्सा है।
पल्स पोलियो का हिस्सा है, जिसे हाल ही में 19 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन दिवस के रूप में मनाया गया है। देश में पोलियो को समाप्त करने के लिए 5 वर्ष से कम आयु के 17.4 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई है। तो पोलियो ड्रॉप्स पिलाया गया है पोलियो का उन्मूलन के लिए, जो हाल ही में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया है। पोलियो को कार्यक्रम 2020 का एक हिस्सा था, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो का ड्रग्स पिलाया जाता है ना, ताकि पोलियो का उन्मूलन एवं समाप्ति हो सके। विश्व आर्थिक फोरम का 50वां वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गया है। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में आर्थिक फोरम का बैठक शुरू हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विश्व आर्थिक फोरम 15 की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर देंगे। जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां जाएंगे स्विट्जरलैंड में, यानी कि आर्थिक फोरम में 50वीं में, वो भारत की तरफ से पीयूष गोयल यानी तत्कालीन रेल मंत्री हैं, वो भी उनका नेतृत्व करेंगे। तो नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉम की संस्थापक व चेयरमैन किरण मजूमदार शाह को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी के संस्थापक के रूप में भी किरण मजूमदार हैं एवं इनका चेयरमैन भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इन्हें हाल ही में किरण मजूमदार को सम्मानित किया गया है, जो बायोकॉम के संस्थापक हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 15 जनवरी 2020 को भारतीय मौसम विज्ञान 2020 विभाग का 145वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। तो भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में हुई थी। इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। तो पृथ्वी विज्ञान द्वारा ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। भारी इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। भारतीय मौसम विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जिस तरह नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, डिफेंस के तरह अधीन कार्य करता है, एवं पैरामिलिट्री के जितना भी जवान हो, CISF, CRPF, ITBP या तमाम सारे अर्धसैनिक बल जो गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स यानी काम करता हो, जैसे दिल्ली पुलिस है, उसी प्रकार ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये टर्म जब सबसे याद रखिएगा, मौसम विज्ञान यानी इसकी स्थापना हुआ था 1875 में। नई दिल्ली में 14 जनवरी से 16 जनवरी 2020 के दौरान रायसीना दौलों का आयोजन किया गया है। यानी रायसीना दौलों का आयोजन किया गया है 14 से 16 जनवरी 20 को। इस बहुपक्षीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 2016 में किया जा रहा था, यानी 2016 में इसका स्थापना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए एक नए ईंधन की घोषणा की है। एक नौसेना मंत्रालय के द्वारा यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नौसेना के लिए एक नए ईंधन का घोषणा किया गया है। नौसेना के लिए हाई स्पीड डीजल की घोषणा की गई है, यानी हाई स्पीड रहना चाहिए, हाई फ्लैश करके हाई स्पीड का, उसी का रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। इस नए ईंधन का उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। फुटप्रिंट को कम करने का उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। तो नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सशक्त बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। तो सशक्त बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में 14 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2020 को द्वीप विकास एजेंसी की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यानी द्वीपीय विकास मतलब द्वीपीय डेवलपमेंट कैसा हो, उसको आयोजन किया गया है 13 जनवरी 2020 को। इस बैठक में द्वीप में रहित विकास यानी द्वीपों में हरित विकास पर फोकस किया गया है। मुख्य बिंदु इस बैठक में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई है। यानी कैसे कैसे डेवलपमेंट की जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट आइलैंड के कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी, इसीलिए इनका बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। यानी HDFC ने हाल ही में अपोलो म्यूनिक में 1485 करोड़ रुपये में 50.80% हिस्सेदारी खरीदी है। यानी HDFC ने अपोलो म्यूनिक में
1485 करोड़ रुपया लगा करके 50% हिस्सेदारी खरीद लिया है। तो HDFC का द्वारा अपोलो म्यूनिक में हिस्सेदारी खरीद लिया गया है। 50% मतलब हिस्सेदारी खरीद लिया गया है। इसके लिए भारतीय स्पर्धा आयोग, RBI और RDI ने मंजूरी दिया है। जो जितना ये प्रकार एजेंसियाँ तीनों ने भारत के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है HDFC को कि आप खरीद लिए हैं, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मनसाड और भूसाबाल रेलवे स्टेशन पर तथा कर्नाटका के बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का स्थापित किया है। यानी फेस से आपको पहचान हो जाएगा। इसीलिए ये महाराष्ट्र में एवं कर्नाटका में, महाराष्ट्र के अगर कहा है तो मनसाड एवं भूसावल में, कर्नाटका के बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, भारत का स्थान 84वां है। भारत पिछले वर्ष मुकाबले 2 स्थान नीचे फिसला है, मतलब 2 स्थान वो नीचे फिसल गया है। भारतीय पासपोर्ट की गतिशीलता स्कोर 58 है, जिसका अर्थ है भारतीय पासपोर्ट धारक 58 देशों में पहले से वीज़ा लिए बिना घूम सकता है। मतलब 84वां स्थान पे आया है, तो भारत 58 देशों में बिना वीज़ा का भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है ना, टूरिज्म कर सकता है। ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है इसी के अकॉर्डिंग से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता की ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है तो भाइयों, ये कलकत्ता में किया गया है। कलकत्ता के ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट है, भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। तो इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिनका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति है, जो गुजरात के नर्मदा ज़िले के तट पर केवड़िया नामक स्थान पे जो स्थापित किया गया है, वो 8 अजूबों में शामिल कर लिया गया है। शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल कर लिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका टर्म ये 8 अजूबों में शामिल किया। इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन के सरकार के प्रमुख की बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा। इस प्रकार भारत में कर दिया गया है शंघाई सहयोग का बैठक यानी मीटिंग। इसमें भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देश हिस्सा ले लिए हैं। पाकिस्तान संभवतः इस सम्मेलन से दूर रह सकता है। पाकिस्तान को इस सम्मेलन से दूर रखा गया है एवं इस सम्मेलन में भारत, रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तजाकिस्तान जैसे देशों, ये हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा इस वक्त तजाकिस्तान को 2 बार टर्म कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा, एक ही है वो। पाकिस्तान को इस सम्मेलन से दूर रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि 8वां अजूबा में शामिल कर दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है उन्हें। BCCI ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा किया। तो पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो जसप्रीत बुमराह को। ये BCCI ने यह घोषणा किया है कि जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। IPS अफसर AP अफसर महेश्वरी को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो AP महेश्वरी जो IPS के अधिकारी थे, उनको CRPF का महानिदेशक यानी DIG के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मतलब कि वहाँ सम्मिलित हुए हैं, उस सम्मेलन में शरीक हुए हैं। किनकी सम्मेलन में? तो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर। इस दौरान उन्होंने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मतलब कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट पर जो स्मारक में डाक टिकट जारी किया है, इस मौके पर कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है।
तो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, उनका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है कलकत्ता पोर्ट को, जो 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। ये कई सारे और ऑप्शन में दे देंगे, तो इसके लिए इसको याद रखिएगा। अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। तो अबू धाबी में ये शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। यह शिखर सम्मेलन 4 दिन तक चलेगा, जो 4 दिन तक चल गया है क्योंकि ये जनवरी का ही वीडियो है। तो नेक्स्ट है, वैश्विक आर्थिक फोरम ने 15 जनवरी 2020 को विश्व जोखिम रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में प्रमुख वैश्विक जोखिम को चिन्हित किया गया है। तो 15 जनवरी को वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के प्रमुख वैश्विक जोखिम को चिन्हित किया गया है। हाल ही में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योग के डिजिटलीकरण के लिए $1 अरब निवेश करने की घोषणा किया है। तो जेफ बेजोस ये इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, जानते रहें कि सभी के अमेजन के संस्थापक हैं एवं धनी व्यक्ति के रूप में भी उभरे हैं। तो भारत में डिजिटलीकरण के माध्यम से $1 अरब का निवेश किया है इन्होंने। जेफ बेजोस ने यह भी घोषणा की है कि 2025 तक अमेजन इंडिया $10 अरब मूल्य के मेक इन इंडिया उत्पादों को निर्यात भी करेगा और 2025 तक मेक इन इंडिया का उत्पादों का निर्यात करेगा। यह भी जेफ बेजोस के द्वारा कहा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7वें राष्ट्रमंडल संघीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7वां राष्ट्रमंडल संघीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं एवं डिप्टी सीएम वहाँ के 2 गो हैं, केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा वहाँ के डिप्टी सीएम हैं। अगर ओम बिरला की बात की जाए तो ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र कोटा राजस्थान से आता है, जो लोकसभा स्पीकर के रूप में भारत में भी कार्यरत हैं। तो इन्हीं के द्वारा राष्ट्रमंडल संघीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जो 7वां है, इसे लखनऊ में किया गया है। तो नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चयन किया गया है। यह भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। यह अंतरिक्ष यात्री रूस में 11 माह तक प्रशिक्षण लेंगे। इनका यह प्रशिक्षण इसी महीने शुरू होगा। तो मानव 2 अंतरिक्ष उड़ान के लिए वहाँ का प्रशिक्षण रसिया में ले रहे हैं। जो इनको अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, मतलब 4 हैं अंतरिक्ष यात्री, 4 हैं। इनको ये वायुसेना का पायलट हैं। इन्हें अंतरिक्ष यात्री रूस में 11 महीने का प्रशिक्षण मिलेगा। उसके बाद ये प्रशिक्षण इसी माह शुरू हो गया है ना। नेक्स्ट है, पश्चिम रेलवे मुंबई को गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जोड़ता है। हाल ही में 1983 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा अफसर आलोक कंसल को पश्चिमी रेलवे जोन का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो 83 बैच के अधिकारी हैं जो भारतीय रेलवे के इंजीनियर अफसर हैं, उसको इस जोन का जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। जो पश्चिम रेलवे जो मुंबई को गुजरात और मध्य प्रदेश से जोड़ता है, उसका हेड नियुक्त किया गया है आलोक कंसल जी को। तो नेक्स्ट में है, हाल ही में भारत ने तेहरान में होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया है। तो होर्मुज शांति पहल में हिस्सा, होर्मुज कहाँ था, तेहरान में है। इसका उद्देश्य विश्व की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक होर्मुज जल संधि में स्थिरता बनाए रखना है। तो होर्मुज जल संधि विश्व की सबसे सर्वाधिक जो व्यस्त के रूप में ही माना जाता है, उसमें स्थिरता बनाने के लिए भारत ने तेहरान में पहल किया है। तो इसमें ईरान के सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी जैसे चीन, ओमान, भारत और अफगानिस्तान ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने नौसैनिक संस्करण में भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की है। तो तेजस के द्वारा
विक्रमादित्य जो INS इंडियन नेवल सर्विसेज के विक्रमादित्य पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर सफल लैंडिंग कर लिया गया है। INS विक्रमादित्य के डेट पर लैंड करने के बाद 87 मीटर की दूरी में यह तरफ से रुक गया। पूरी तरह से 87 मीटर की रनिंग के बाद यह पूरी तरह से स्टॉप हो गया। जो तेजस है, जो विक्रमादित्य जो INS एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पे उन्होंने सफलतापूर्वक उतार लिया है। जो 87 मीटर की दूरी के बाद उन्होंने रुक गया है, मतलब स्थगित अपना प्रदान कर लिया गया है। 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने पूर्वोदय नामक विश्व स्तरीय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा किया है। पूर्वोदय के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय यानी भारतीय उद्योग संघ से के साथ मिलकर कार्य करेगा। तो पूर्वोदय, ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्वोदय टर्म है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस्पात मंत्रालय के द्वारा पूर्वोदय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा किया है। नाम है पूर्वोदय, उसका स्टील हब लॉन्च करने की इस्पात मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। तो नेक्स्ट है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10 जनवरी 2020 को आधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया है। तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल किसको समर्पित, राष्ट्र को समर्पित किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इन्होंने साइबर से निपटने के लिए, उनके धोखाधड़ी से बचने, अपराध से बचने के लिए ये इस आयोजन किया है। वो एक तरह का पोर्टल भी लॉन्च किए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, जो राष्ट्र को समर्पित किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो नेक्स्ट है, अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मैक और विंडो प्लेटफॉर्म के लिए एज क्रोमियम ब्राउज़र की घोषणा किया है। इस ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कंपनी, जो अमेरिकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने विंडोज़ को अपडेट किया है, मतलब डाउनलोड किया जा सकता है। वो वेब का नाम है विंडो प्लेटफॉर्म एज क्रोमियम ब्राउज़र की घोषणा किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एज क्रोमियम की घोषणा किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से इन्होंने डाउनलोड किया जा सकता है। हाल ही में सुखोई 30 लड़ाकू विमान के 222 स्क्वाड्रन 20 जनवरी को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। इसको सुखोई को, यानी सुखोई 30 को विमानों को 220 स्क्वाड्रन में 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी को लॉन्च कर दिया गया है सुखोई 30 को। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में किया जा चुका है भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन। गोवा में किया जा चुका है फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। ये टर्म ध्यान में रखिएगा। हाल ही में 1984 सिख विरोधी दंगे में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर जस्टिस ढींगरा समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। तो 1984 सिख दंगा हुआ था, जिसको दिल्ली पुलिस की भूमिका पर जो क्या भूमिका निभाया था, उसको जस्टिस ढींगरा समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने मतलब स्वीकार कर लिया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंढक के 3 नई प्रजातियों का खोज किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में खोज किया गया है मेंढक की 3 नई प्रजातियाँ जो खोजा है, जिसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन्हीं के द्वारा 3 मेंढक की नई प्रजाति खोजा गया है। जो भारत का सबसे पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ नामचा बरवा पर्वत सबसे ऊंची पर्वत है। हाल ही में पूर्व WWE रेसलर रॉकी जॉनसन का निधन हो गया है और 75 वर्ष की आयु में। तो WWE का जो रेसलर थे, है ना, रॉकी जॉनसन, उनका वो चल बसे हैं, उनका निधन हो गया है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में कतर में प्रवासियों के लिए अनिवार्य एग्जिट परमिट को समाप्त किया है। तो कतर की राजधानी दोहा है, ये कतर गल्फ़ कंट्री में आता है। इन्होंने प्रवासियों के लिए अनिवार्य एग्जिट परमिट को समाप्त कर दिया गया। एग्जिट परमिट को वहाँ अब समाप्त हो गया है। हाल ही में अमेरिकी जनगणना सिखों को पहली बार अलग समुदाय के रूप में शामिल किया गया है। सिखों के लिए वहाँ अलग समुदाय के रूप में जनगणना किया जाएगा, यानी अमेरिका में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सिखों की जनगणना करने वाला प्रथम देश तो अमेरिका है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट है 16 जनवरी 2020 को भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग कैजिन का आरंभ हुआ है। तो भारत जापान, यहाँ सहयोग कैजिन है, इसमें जा लगा हुआ है, कैजिन यानी जापान, सहयोग क्या है, सहयोग कैजिन। तो भारत और जापान के तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड का ये संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन चेन्नई बंदरगाह में किया जा रहा है। तो चेन्नई बंदरगाह में इसका आयोजन किया गया है, जो जापान का कोस्ट गार्ड का संयुक्त अभ्यास है, जो सहयोग कैजिन का नाम से जाना जाता है। उसका नेक्स्ट है सिंधी लेखक वासुदेव मोही को, यानी नेक्स्ट है सिंधी लेखक वासुदेव मोही को 19वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो सिंधी लेखक जो हैं वासुदेव मोही है, उनको सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। इन्हें उनकी लघु कथाओं के लिए यानी लघु कथाओं के संग्रह चेकबुक के लिए यह सम्मान दिया गया है। इन लघु कथाओं को में समाज में वंचित वर्ग को दुख दर्द को वर्णन किया गया है। तो ये इनका जो दुख दर्द को वर्णन किया गया है, ये चेकबुक के लिए दिया गया है। वासुदेव मोही को ऐसा लग रहा है कि वासुदेव कोई भगवान है, शिव है, उन्हें सरस्वती सम्मान यानी भगवान से रिलेटेड है, इन्हें सरस्वती सम्मान से दिया गया है। तो इनका चेकबुक पुस्तक है, जो कथा है, जो उनका चेकबुक के लिए दुख सुख का वर्णन किया है, इन्हीं के लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया। तो वासुदेव मोही सरस्वती सम्मान चेकबुक के लिए दुख सुख का वर्णन किया गया है, इतना याद रखिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर 17 जनवरी 2020 को तेजस एक्सप्रेस के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो तेजस एक्सप्रेस जानते रहें कि IRCTC के द्वारा चलाया जा रहा है। तेजस एक्सप्रेस पूरी तरह से प्राइवेट ट्रेन है, जिसका आयोजन किया जा रहा है। एवं इस ट्रेन को वाणिज्यिक रूप से 19 जनवरी से चलाया जाएगा। ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्स्ट है। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मल्लिक को नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मल्लिक को चुना गया है। उन्हें लेखिका रीता चौधरी का स्थान पर नियुक्त किया गया है। इसके पहले वो ट्रस्ट का निदेशक जो है रीता चौधरी थी। उनके स्थान पर युवराज मल्लिक जो लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में थे, उन्हें नियुक्त किया गया है। युवराज मल्लिक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत किया है। तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े उच्च पद पर कार्य किया है युवराज मल्लिक ने, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, या अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी कार्य किया है। मतलब कहे तो सब कुछ खलनायक हैं वो। नेक्स्ट हैं असम सरकार। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना क्रियान्वयन के लिए $88 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत सरकार, असम सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 88 मिलियन डॉलर का जो परियोजना है, उस पर समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी में असम की फेरी परिवहन सेवा के लिए आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो असम से ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है, उधर से तिब्बत से निकलते हुए जो असम आके बंगाल के खाड़ी में जो गिर जाती है, अपना मुहाना बना लेती है, जिनको चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में भी उसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी एवं आगे जाके वो मेघना नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब दोनों नदियों का संगम मिलन हो जाता है बांग्लादेश में, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। देखिए, इधर से गंगा नदी गया, उधर से यमुना नदी आया, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इनका संगम से बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी को गिरा दिया जाता है। असम सरकार, भारत सरकार के द्वारा विश्व में, ये तो कर दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय महिला व बाल विकास
तथा कपड़ा उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी हाल ही में गोवा में यशस्विनी योजना लॉन्च की है। यशस्विनी योजना का लॉन्च गोवा में स्मृति ईरानी के द्वारा की गई है, जो कपड़ा एवं इस्पात मंत्री है। यह एक महिला सशक्तिकरण योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ रुपये का ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो यशस्विनी योजना स्मृति ईरानी के द्वारा गोवा में लॉन्च किया गया है, जो 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी महिला एवं स्वयं सहायता समूह है उनको। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने हाल ही में केरल में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड ये ध्यान रखिएगा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी द्वारा 2500 बाल रोग चिकित्सकों को ट्यूबरकुलोसिस की चिकित्सा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण दिया जाएगा एयर फॉर एवरी चाइल्ड के कार्यक्रम के द्वारा, जो केरल में स्टार्ट किया गया है। तो चिकित्सा के संबंधी अगर अग्रणी राज्य है तो भारत केरल है। लिटरेचर में भी सबसे अग्रणी राज्य केरल है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो अगर भारत का सबसे दक्षिणतम राजधानी कहा जाए तो तिरुवनंतपुरम में ही आता है, क्योंकि चेन्नई उससे थोड़ा और उत्तर में हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वायुसेना 20 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करेगी। इन 200 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करेगी। इस 200 विमानों में से 83 तेजस मार्क A1 लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लिए जाएंगे, तो HAL से लिया जाएगा एवं 200 विमानों का अधिग्रहण करने का योजना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 12 से 16 जनवरी 2020 के दौरान राष्ट्रीय युवा उत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन युवा मामले खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर किया जाएगा। दोनों मिलकर द्वारा युवा मामले हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा वहाँ का डिप्टी CM है। तो नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनी के 2030 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में कार्बन उत्सर्जन को आधा करेगी। तो कार्बन उत्सर्जन को आधा करने का घोषणा किसने किया है? सत्या नाडेला ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। कब तक? 2030 तक। तो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को आधा करेगा सत्या नाडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो नेक्स्ट है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने बेंगलुरु में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना की है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर द्वारा किया गया है। यानी केंद्रीय मंत्री अभी कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री तो रविशंकर प्रसाद है। इस केंद्र के द्वारा सभी हथकरघाओं को ब्लॉकचेन सेवा प्रदान की जाएगी। तो सभी हथकरघा जो सेवाएं हैं उनको, जो हाथ से बनाने वाली वस्तुएं हैं, सबको ब्लॉकचेन सेवा प्रदान किया जाएगा। किनके द्वारा? तो रविशंकर प्रसाद। इन दिनों चीन में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। अब तक इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोगों को इन्हें संक्रमित हो चुके हैं। तो ये जनवरी का मामला है जी। तो जनवरी तो आप इससे कोरोना वायरस तो वाकिफ़ हो ही गए हैं। चीन का वुहान, कभी जाइएगा तो घूमिएगा नहीं, ध्यान में रहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2020 के दौरान मनाया गया। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया गया। नई दिल्ली में 21 जनवरी 2020 को प्रगति विज्ञान के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में विज्ञान समागम का उद्घाटन किया जाएगा। इसका समापन 20 मार्च 2020 को होगा। यह विज्ञान प्रदर्शनी होगी। यहाँ से विज्ञान प्रदर्शनी, जितना भी विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस का क्षेत्र में योगदान दिया गया, उन सभी से प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रदर्शनी किया जाएगा। अगर प्रगति विज्ञान यहाँ पर लिखा हो, प्रगति मैदान का नाम बदलकर प्रगति मैदान, जो नाम है मेट्रो स्टेशन का, उसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया है। तो विश्व के सबसे बड़ी कंपनी में से एक अल्फ़ाबेट का